यहाँ पर हम जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का जो 4th चैप्टर है, रोगान उत्पादनीय अध्याय, उसमें जो वेग धारण जो 13 निषेध है, जो वेग नहीं धारण करने हैं उसकी बात करते हैं। और जो चरक का 7th चैप्टर है उसमें भी यही है। तो यहाँ पर हमने वाग्भट के लिखे हैं, पर चरक ने भी सेम यही बताया है, बस इनके नाम में कहीं कहीं चेंज है। जैसे अश्रु को वाष्प बोला है, मतलब टर्म्स अलग यूज किए है। तो सबसे पहले तो 4 अधो वेग है, ठीक है। तो इनके ट्रिक की नीड नहीं है, इसीलिए ऐसे ही कि जैसे वात, पुरुष, मूत्र और रेतस, ये अधो वेग हो गए। इसके अलावा जो 4 है वो ऊर्ध्व वेग है, ठीक है। तो 4 कौन से हैं? जैसे छींक, छर्दी, जंभा और उद्गार, ये हो गए 8। इसके अलावा जो 5 बचते हैं वो उनकी जो एक छोटी सी ट्रिक है वो है कास के लिए थेरेपी, मतलब कास रोग जो हो जाता है उसके लिए थेरेपी दे रहे हैं, तो कास थेरेपी। अब इसमें ऐसे अगर हम ग्रुप में देखें तो कास श्वास हमें इजीली याद हो जाता है, तो के से कास, एस से श्रम श्वास है, और भूख प्यास मतलब क्षुधा और तृट भी साथ में याद कर सकते हैं। तो एस और टी का मतलब ये है, और ए जो बचता है उसका मतलब है अश्रु। तो कास, अश्रु, श्वास, क्षुधा और तृट, ये हो गए 13 वेग। अब इनमें हम एक एक का मॉडर्न कोरिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छींक की। अब वाग्भट ने इसे शव भी बोला है। इसके अलावा इसकी जो ट्रिक है वो है मासी, मतलब मासी को बहुत छींके आ रही है या कुछ भी सोच सकते हैं। मॉडर्न कोरिलेशन के बाद ट्रिक की नीड नहीं पड़ेगी, फिर भी पहले इसकी ट्रिक बता देते हैं। ये जो टर्म्स है ये सारी अष्टांग हृदय की है, और इसके अलावा चरक ने ये भी बोला है, और इसे इंक्लूड करते हुए जो एक्स्ट्रा बोला है वो हमने नीचे लिखा है। तो मासी के एम मतलब मन्या स्तंभ, ए से अर्दित, एस से शिरो अर्थी और आई से इंद्रिय दौर्बल्य है। और ये चारों चरक ने बोले, प्लस चरक ने एक और बोला है वो है अर्धा विभेदक, ठीक है। तो अब ये मॉडर्न कोरिलेशन देख लेते हैं कि ये जो सिम्टम्स दिख रहे हैं ये दिखते क्यों है, मतलब छींक का वेग रोकने पर। मोस्टली स्नीजिंग का कोज क्या होता है कि जब भी कोई इरिटेशन होती है, एलर्जेंस होते हैं, तो फर्स्टली क्या होता है कि मैकेनिज्म देखें तो जो फॉरेन बॉडी होती है वो सबसे पहले नेजल हेयर से होते हुए नेजल मिकोसा तक जाती है, ठीक है। एंड देन ये नर्व एंडिंग्स पे जाती है, तो हिस्टामिन रिलीज होता है, तो नर्व सेल में इरिटेशन होती है। तो जो सिग्नल जाएगा वो ट्राइजेमाइनल नर्व के थ्रू इसके ब्रेन स्टेम में जाएगा, जहाँ पर इसका सेंटर है, ठीक है। इस इमेज में ट्राइजेमाइनल और फेशियल नर्व की लोकेशन बताइए। तो जो ट्राइजेमाइनल नर्व है उसी के जस्ट नीचे जो फेशियल नर्व है वो सिचुएटेड है, ठीक है। अभी ये हमने इसलिए बताया है क्योंकि क्या होता है कि जब स्नीजिंग हो रही होती है तो उस प्रोसेस में चेस्ट मसल और लेरिंजियल, फेरेंजियल, इन सब की मसल पे प्रेशर पड़ता है, क्योंकि ये फोर्सफुली एयर को बाहर की ओर फेंकती है विथ म्यूकस के साथ भी, और फॉरेन बॉडी को बाहर निकालने के लिए। अभी क्या होता है कि जब आप स्नीजिंग के वेग को होल्ड करते हो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, तो ये जो प्रेशर पड़ रहा था पहले उसका 5 से 24 गुना प्रेशर और इंक्रीज हो जाता है, मतलब अब बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है बॉडी में। तो वही हमने अभी क्या देखा था कि ट्राइजेमाइनल के जस्ट नीचे फेशियल नर्व होती है, तो ट्राइजेमाइनल पे इतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होता है कि वो फेशियल नर्व को कंप्रेस करेगी, और जब भी फेशियल नर्व का कंप्रेशन होता है तो क्या होता है, फेशियल पैरालिसिस। तो इसका जो फर्स्ट कोर्स था कि फेशियल पैरालिसिस मतलब अर्दित, तो ये अर्दित क्यों होता है, छींक का वेग रोकने पे, तो इसीलिए होता है। अभी सेकंड थिंग देखे कि जो फेशियल नर्व है उसका काम क्या है। क्या होता है कि ये सलाइवरी ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड और मिडल ईयर की जो बोन की मसल्स है, और इसके अलावा जो टेस्ट सेंसेशन है, इन सबको नर्व सप्लाई प्रोवाइड कराती है। तो ये हमने इसलिए बताया है यहाँ पे क्योंकि क्या हुआ कि जो नेक्स्ट सिम्टम हमारा है इंद्रिय दौर्बल्य, इसमें क्या है, इंद्रिया हमारी 5 है ना, तो 5 अफेक्टेड हो रही है, तो ये फेशियल पैरालिसिस की वजह से भी होगी। एंड सेकंड रीजन इसकी के अलावा जो प्रेशर इंक्रीज होता है छींक का वेग रोकने से, वो क्या करता है कि ईयर ड्रम को रप्चर कर देता है। दूसरी चीज जो आई, नोज और ईयर ड्रम की ब्लड वेसल्स है उन्हें डैमेज कर देता है, ठीक है। और मिडल ईयर में इन्फेक्शन करता है, मतलब जो भी फॉरेन बॉडी आई है वो बाहर नहीं निकली तो वो इन्फेक्शन क्रिएट करेगी। तो ये सब क्या है कि 5 इंद्रिया है, तो इनसे होता है इंद्रिय दौर्बल्य। तो ये इंद्रिय दौर्बल्य का रीजन हो गया, और वो फेशियल पैरालिसिस में भी हो ही रहा था इंद्रिय दौर्बल्य का रीजन।
नेक्स्ट चीज देखिए कि सिरशूल क्यों होता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रेशर इतना इंक्रीज हो जाता है कि जो ब्रेन का एन्यूरिज्म है वो भी रप्चर कर देता है। तो क्या होता है कि स्कल में ब्रेन के अराउंड ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जो क्या है शिरोआर्ती या शिरशूल का कारण बनती है। अब इसके अलावा जो मन्या स्तंभ था, आयुर्वेद में मन्या स्तंभ क्या होता है कि जो हमारी ग्रीवा के पीछे जो 2 मन्या थी जो हमने मर्म में पढ़ी थी, उनमें जो है वायु का प्रेशर इतना होता है कि स्तंभन हो जाता है, तो वो है मन्या स्तंभ की कंडीशन। तो वही ये यहाँ भी बता रहा है कि प्रेशर इतना होता है कि जो थ्रोट का बैक पार्ट होता है वो रप्चर हो जाता है। और मोस्टली जो स्नीजिंग में मसल यूज आती है वही थ्रोट की, लेरिंग्स की, फेरिंग्स की और चेस्ट मसल्स यूज आती है, तो वो रप्चर हो जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, पॉपिंग और क्रैकलिंग साउंड आती है। इसका मतलब जो डीप टिश्यू में टेयरिंग या फिर डीप टिश्यू में रप्चरिंग पहुंच गई है और न पेशेंट स्पीक कर पाता है ढंग से, न स्वेलो कर पाता है, और ये मन्या स्तंभ की कंडीशन है। तो जो छींक में जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे उनका मॉडर्न को रिलेशन ये है कि ये हो क्यों रहे हैं, मतलब एक्चुअल में। तो इससे आपको मे भी इजीली याद करने में इजी रहेगा जब कंसेप्ट पता होंगे। तो अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं तृष्णा की। बात करें तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है कि साहब, ठीक है, SAHB साहब। तो S से यहाँ पे शोष, A से अंगसाद, है से हृदयगत और B से बाधिर्य। अब जो हमारी ट्रिक है वो चरक और वाग्भट हमेशा दोनों की होगी, मतलब दोनों ने माने हैं। इसके अलावा भी वाग्भट ने 2 माने हैं, पर इसके अलावा चरक ने 1 माना है। तो चरक ने क्या माना है इसके अलावा? श्रम, ठीक है, श्रम माना है। और अब वाग्भट ने जो 2 माने थे वो इसी से निकल रहे हैं। सर से सम्मोह मान सकते हैं और जिसका लास्ट वर्ड म हो, सॉरी, ठीक है। तो श्रम और ये भ्रम, तो ये तो माने वाग्भट ने, सम्मोह और मैं से भ्रम लास्ट में जिसका मैं आ रहा हूँ, और ये श्रम माना है चरक ने। अभी इसका मॉडर्न कोरिलेशन देखें। अभी क्या होता है कि मॉडर्न देखिए तो जब भी आपको प्यास लगती है इट मीन्स कि आपकी बॉडी में जो वाटर कंटेंट है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो जो भी सॉल्ट है उनमें कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन वाटर कंटेंट कम होने से ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, तो जो कंसंट्रेशन है उनकी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऑस्मोलैरिटी में चेंज आएगा, ठीक है। तो ये जो ब्लड वॉल्यूम है ये कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम कम होने से क्या होगा कि जो ब्लड का प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो यहाँ से पहली चीज प्रूव होती है कि जो हृदय रोग है वो होंगे आपको, तो एक सिम्टम है यहाँ प्रूव हो गया। दूसरी चीज है जब आपका लो ब्लड प्रेशर होगा और बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं होंगे, तो जो सेकंड रीजन है फैटिग होगा, मतलब अंगसाद, ठीक है, अंगों में पीड़ा। और वाटर कंटेंट, जब आप प्यास के वेग को रोक रहे हो, मतलब पहले पानी की कमी है और अब आप उसके वेग को रोक रहे हो, मतलब पानी नहीं पी रहे हो, तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन क्रिएट हो जाएगा। अभी डिहाइड्रेशन और जो ब्लड प्रेशर लो हो रहा है ये सब क्या करेगा? डिजीनेस कोज करेगा, ठीक है, भ्रम। और मेनली बॉडी में फ्लूइड क्या काम करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, लुब्रिकेशन करता है, वेस्ट को एलिमिनेट करता है। ये सब काम नहीं होंगे क्योंकि फ्लूइड की कमी हो रही है। और ये जो लो ब्लड प्रेशर है, डिहाइड्रेशन है, ये सब मिलके जो है फेंटिंग क्रिएट करेंगे, फेंटिंग कॉज करेंगे, मतलब सम्मोहन, ठीक है। ये सारे रीजन है, मतलब जो सिम्टम्स है वो। और शोष क्या होता है कि डिहाइड्रेशन जो है बॉडी में शुष्कता हाइड्रेशन है वो शोष, मतलब शुष्कता क्रिएट करेगा बॉडी में, तो ये शोष लक्षण हमें दिखाई देगा। इसके अलावा ये सब हमने देख लिए हैं। मेन चीज बचती है कि डेफनेस क्यों होती है, मतलब बाधिर्यता। इसका रीजन हम देख लेते हैं। अभी क्या होता है कि जो इनर ईयर होता है ना, उसमें फ्लूइड होता है। अभी वो फ्लूइड जो है बैलेंस रहता है, वो क्या करता है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है बॉडी को, मतलब उसमें कोई भी इम्बैलेंस हुआ तो बॉडी का इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है, तो उससे क्या होता है कि वही भ्रम होता है, चक्कर आते हैं, ये सब, ठीक है। तो और इसके अलावा साउंड का ट्रांसमिशन करता है, ठीक है। तो इस फ्लूइड का होम्योस्टेसिस बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या होता है कि इसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स कौन लाता है? जो ब्लड होता है वो लाता है, तो ब्लड फ्लो प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जो ब्लड वॉल्यूम भी कम हो गया है, और जो ब्लड का प्रेशर है वो भी लो हो गया है, तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है।
तो क्या है कि होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं रह पाता। तो जब ये मेंटेन नहीं रहता है कि तो फ्लूइड का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, तो इनर ईयर का फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाता है। अब ये क्या कॉज करेगा इम्बैलेंस होके? वही डिजीनेस, वर्टिगो, मतलब भ्रम वाली कंडीशन कॉज कर रहा है। ये एक और रीजन हो गया भ्रम का। और इसके अलावा ये अगर ज्यादा हुआ तो हियरिंग लॉस का भी रीजन बन सकता है, मतलब वही बाधिके का रीजन। तो ये हमने तृष्णा के सारे सिम्टम्स देख लिए हैं। अभी इसके अलावा जो भी नेक्स्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू।